माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया एंड कमेंट भी बहुत कर रहे थे कि सर प्लीज BEGC 132 का प्लीज एक वीडियो बना दीजिए जिसमें मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर भी समझा दीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे बनाना पड़ा। आप लोग जब इतना रिक्वेस्ट करोगे, आप लोग देखिए जो जिसका सबसे अधिक रिक्वेस्ट आएगा मैं वही बनाऊंगा, क्योंकि भैया एक आदमी के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना सकता ना, टाइम भी वेस्ट होता है और कुछ फायदा ही नहीं। जब वीडियो चलेगा ही नहीं, मेरा कुछ फायदा ही नहीं होगा ना। इसीलिए मैंने सोचा जब इतना रिक्वेस्ट आया इनका तो मैं बना ही देता हूँ एंड इसे करके आप जाएंगे डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। देखिए आपका जो यहाँ पे ये आपका जो कोड है आपने देख लिया BGC 132। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले 1 जून 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझाना चाहता हूँ मैं, है ना। इस क्वेश्चन पेपर को मैं समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है आपके, है ना, क्या पैटर्न है, जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है। और मैंने कोशिश किया और भी दूसरा क्वेश्चन पेपर को खोजने का, बट नहीं मिला मुझे। 2023 का मिला लेटेस्ट, मैंने सोचा 2024 का मिल जाए बट नहीं मिला मुझे, 2023 का मिला। मैं इन्हीं में से आपको समझा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका है ये पहले आप टाइटल देखिए, आपका क्या टाइटल है, सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। इट मीन्स भारतीय लेखन से चयन, या इसका हम लोग कह सकते हैं भारतीय लेखन का चयन। एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इट मीन्स सांस्कृतिक विविधता। ये आपका टाइटल है बुक का। अंडरस्टैंड ये बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो एग्जाम होगा 3 आवर का होगा ये एंड 100 मार्क्स का होगा भैया। अरे सोच लीजिए कैसे आप लोग एग्जाम देंगे। एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि अटेम्प्ट्स 5 क्वेश्चंस इन ऑल। टोटल में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। भैया क्वेश्चन नंबर 1 आपको 100% बनाने हैं, ये अनिवार्य है बनाना। तो ये आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह का पैटर्न रहेगा, आप लोगों को ये समझ लेना है भाई। 5 क्वेश्चन आपको पूरा बनाना है। एक पहला नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसे भैया बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंड। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए लिखा हुआ है कि आंसर विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संदर्भ के आधार पर, है ना, संदर्भ के आधार पर इनमें से, निम्नलिखित में से, जितने भी यहाँ पर दिया फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर क्या करना है, किन्हीं 4 की क्या करना है, व्याख्या करना है। आप 4 की व्याख्या करेंगे आपको 5 नंबर मिलेगा। एक व्याख्या करने पे 4 को करेंगे आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो 5 में से किन्हीं 4 का आपको क्या कर देना है। देखो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए ना, ए बी सी डी और ई, है ना, एफ। एफ है, 5 नहीं 6 है, तो एफ तक आपका क्वेश्चन दिया गया है इनमें से। तो इनमें से आपको देखकर, ये देखिए कविता का टाइप का ही हो गया ना ये, तो ये कविता टाइप का ही हो गया, शॉर्ट पोएम हो गया, समझ आ गया। तो इस टाइप का है ये, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी, समझाएंगे भी, आपको पैसेंस रखना, समझाएंगे। तो इनमें से कोई 4 में से कोई इनमें से जितने भी है 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन कोई 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन को बनाना है आपको, जिसमें से आपको रेफरेंस करके बताना है, कॉन्टेक्स्ट, है ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ गया, यानी कि संदर्भ के आधार पर आपको बताना है। अंडरस्टैंड। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ए नंबर और बी नंबर को सही से मैं बताता हूँ, समझाता भी हूँ, बताता हूँ, बाकी आपको समझ के करना है भैया। देखिए आप लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा सेट वेट करके लिख लीजिएगा। इसी लाइन को उठा के थोड़ा सेट वेट करके लिखना है भैया, नहीं तो बहुत दिक्कत है। समझ में आ गया, क्योंकि आप लोगों का अगर इंग्लिश वीक है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट फिर भी आप लोगों को मैं जिस तरह से मैं भी कर लेता हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा 8-10 ना अपने बुक से निकाल के करके जाइएगा, है ना। चलिए आपको मैं एक करके दिखाता हूँ, 2 करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है ए नंबर, पहला लिखा हुआ है कि नाइदर अमंग द सिनर्स नॉर द सेंट्स। इट मीन्स, इस लाइन को मैं समझाता हूँ, ना तो पापियों में और ना ही संतों में। आई एम नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी। इट मीन्स मैं ना तो खुश हूँ और ना ही दुखी हूँ।
आई बिलोंग नाइदर टू वाटर नॉर टू द अर्थ। मैं ना तो पानी का हूँ और ना ही धरती का हूँ। आई एम नाइदर फायर नॉर एयर, है ना। तो ये फिर क्या कह रहे हैं कि मैं ना अग्नि हूँ और ना ही वायु हूँ। और लास्ट में इसने कहा कि आई नो नॉट हु आई एम, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। अंडरस्टैंड। तो ये इसका फर्स्ट पंक्ति है। तो ये आपने पढ़ा। तो देखिए ये जो आप पढ़ेंगे इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर मतलब समझ नहीं आएगा तो आप बना नहीं पाएंगे। मतलब समझ आएगा तो ट्रांसलेट आप करके बना लेंगे। मतलब ये समझ नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो ए नंबर मैंने आपको जो समझाया, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है ना। किसके अनुसार, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के अनुसार, है ना। यानी कि संदर्भ के आधार पर कैसे व्याख्या करना है भैया, कैसे एक्सप्लेन करना है ना। इसमें बच्चे फंसते हैं। चलिए हम लोग इसको करते हैं। अंडरस्टैंड। इसको करते हैं स्टूडेंट्स, बनाते हैं फर्स्ट नंबर, ए नंबर। स्टूडेंट्स तो आपको पहले ए नंबर लिखना है। जब एग्जाम देंगे वहां पे ए नंबर लिखना है। और ये जो लाइन आपको दिया गया है ना, ये लाइन को पूरा लिख दीजिएगा ताकि आपका पेज भी फुल हो जाए। ये पूरा लाइन को आपको लिख देना है। जो आपको कविता में वहां पे पोएम दिए होंगे वो पूरा पोएम को आपको लिख देना है। पूरा छोड़ना नहीं, डॉट डॉट भी नहीं करना है, पूरा लिख देना है। क्योंकि आपको तो फुल भी तो करना है ना। चलो इतना कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले कैसे आपको ऐसे एज इट इज ऐसे ही लिखना है। जो लिखा ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपको भी वहां पे एक पॉइंट देना है और पॉइंट देने के बाद लिखना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के। दिस लाइन्स आर फ्रॉम अ मिस्टिकल, है ना, पोएम likely influenced by the poetry of Kabir, a भक्ति सेंट। इट मीन्स ये हुआ। इसका मतलब भी अगर आप समझ जाते हैं ना, आपको कोई दिक्कत होता ही नहीं है। मतलब को समझना बहुत जरूरी है ना। तो मतलब आप समझ जाएंगे तो आप अपने अनुसार भी तो कर सकते हैं। तो इनमें से कहना ये चाह रहा है कि ये पंक्तियां रहस्यवादी है ना। कौन सा है, मिस्टिकल पोएम है, रहस्यवादी है। एंड लाइकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोएट्री ऑफ कबीर अ भक्ति सेंट, है ना। यह ये पंक्ति जो है कि रहस्यवादी कविता से ली गई है, समझ आ गया। एंड जो है जो संभवतः भक्ति संत कबीर, जो आपको ये समझना है कि वो भक्ति संत कबीर, संभवतः यही है कि ये भक्ति संत कबीर की कविता से प्रभावित है। तो ये जो कविता आपको मिला है तो वो संत कबीर से ही प्रभावित गया है, ये ना भक्त संत कबीर से। समझ आ गया। तो समझ आगे हम लोग देखते हैं। तो आपको कुछ इसके बारे में अपने अनुसार बता देना है कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद आपको व्याख्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये क्या कहना चाह रहे थे, आपने क्या समझा वहां पे, मैं आपको समझाऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा कि इन दिस पोएम द स्पीकर सेज ही डज नॉट बिलोंग टू एनी ग्रुप, है ना। neither sinner neither sinners nor saints। इट मीन्स इस कविता में कवि कहते हैं वह किसी समूह से संबंधित नहीं है, ना पापी है और ना ही संत है ना। ही फील्स नो हैप्पीनेस और सैडनेस, मतलब कि उसे ना तो खुशी होती है और ना ही दुख होता है। एंड ही इज नॉट पार्ट ऑफ नेचर, वाटर, अर्थ, फायर ऑफ एयर, है ना। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है भैया, वो कहना चाह रहा है वो प्रकृति का हिस्सा भी नहीं है, ना ही वो पानी है, ना धरती है, ना आग है, ना हवा है, यह भी नहीं है ना। ही डजंट इवन नो ही हु ही इज ही। इट मीन्स यह हुआ कि वह यह भी नहीं जानता कि वह है कौन भैया, है ना। अभी यही आपने देखा, यही सुना था, इसमें से यही पढ़ा था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका, देखिए हाँ, नेक्स्ट है दिस शोज दैट द स्पीकर हैज गॉन बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन आइडेंटिटी, है ना। इट मीन इससे ये पता चलता है कि कवि सामान्य मानवीय पहचान दूर चले गया। कवि का जो सामान्य मानवीय पहचान है, जो खुद को पहचानता है, वो पहचान उनका दूर चले गया, है ना। उनको उनसे परे हो गया, उनका पहचान खुद इनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इट रिफ्लेक्ट्स अ डीप spiritual realization where the soul feel free from labels and worldly
अटैचमेंट। इट मीन्स यह एक गहन आध्यात्मिक एहसास को दर्शाता है जहां आत्मा का लेवल और सांसारिक जो कि आसक्तियां होता है वो मुक्त महसूस करती है, खुद को क्या करती है, वो मुक्त महसूस करती है। जो आत्मा जिस तरह सोते हैं ना, आत्मा की तरह खुद को मुक्त महसूस करती है। अंडरस्टैंड। तो इसमें से यही व्याख्या था, इतना ही व्याख्या करना है। इतना में ही आपको मिलेंगे कितना नंबर, 5 नंबर। ओके, चलिए और एक का मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स सब ध्यान से यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। मैं आपको इस लाइन को समझाते जा पढ़ते और समझाते जा रहा हूँ। आई लव द हैंडसम वन। इट मीन्स मुझे सुंदर व्यक्ति पसंद है। ही हैज नो डेथ, decay decay no form, no place or site, and no end nor birthmarks। है ना। इट मीन्स देखो क्या हुआ कि मुझे सुंदर व्यक्ति पसंद है, उसकी ना मृत्यु होती है, ना क्षय है, ना रूप है, ना कोई स्थान है, और ना ही कोई पक्ष है, ना ही अंत है, और ना ही कोई जन्म चिन्ह है। तो बस इतना ही है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है, इतना ही है। बट इनके माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं कवि, इस कविता के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं, तो इसी का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने अभी पहले किया। चलिए हम लोग देखते हैं, और मैं समझाता भी हूँ आप लोगों को। सो आपको ठीक उसी प्रकार, यही आपका है, ठीक उसी प्रकार आपको ये पूरा लाइन लिख देना है, जितना आपको कविता दिया रहेगा, जितना पोएम दिया रहेगा, पूरा पोएम है ना, लिख देना, ताकि आपका पेज भी फुल हो, है ना। एंड आराम से आप लिख पाए, पूरा लिख दीजिएगा। कोई कोई नहीं भी लिखते हैं, डॉट डॉट करके छोड़ सकते, बट पूरा आप लिख दीजिएगा, मैं जैसे कह रहा हूँ। एंड आपको फिर लिखना, वहीं पे पॉइंट दे के लिखना है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। तो these lines describe the poet's love from for the divine spiritual being। इट मीन्स इसमें से जो कि कवि कहना चाहते हैं, तो ये पंक्तियां कवि के ईश्वरीय आध्यात्मिकता और सत्ता के प्रति प्रेम का वर्णन करती है। समझ में आ रहा। तो ये सब जितने भी लाइन है, अब इनके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जो आप लोगों ने भी पढ़ा, जिस लाइन को भी आप लोगों ने पढ़ा, है ना, कि मुझे एक सुंदर व्यक्ति पसंद है, ये सब भी पढ़ा। तो ये जो कविता पोएम ने आपने देखा, इनका हम लोग मीनिंग भी समझ जाते हैं, है ना। इसका अर्थ भी समझ, इसका एक्सप्लेन भी तो करना है, मीनिंग तो हम लोगों ने समझा, मैंने जो पोएम को पढ़ा, मैंने आपको समझाया, है ना, कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो अब थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, देखिए समझिए। द हैंडसम वन इज नॉट ह्यूमन। इट मीन्स इसका कहने मतलब कि सुंदर व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं है। ही इज गॉड और हायर पावर। तो वह तो ईश्वर है या उच्च शक्ति है ना, बड़ा शक्ति है जिसके पास पावर अधिक है। द पोएट सेज दिस being has no death, no body, no shape, no place and no ending। अंडरस्टैंड। यानी कवि कहना चाहता है, कवि कहता है कि इस प्राणी की कोई मृत्यु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, और कोई अंत भी नहीं है। It means this means the poet is talking about an internal internal and formless God। It means इसका मतलब क्या है कि कवि एक शाश्वत निराकार ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शाश्वत निराकार, मतलब ऐसे वो हम जैसे मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई ईश्वर के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, है ना। ये कौन सा पावर है आखिर, क्या कौन से ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आगे यहाँ पर समझिए। It shows deep spiritual love for a divine power that cannot be seen but can be felt। तो देखो, यह एक दिव्य शक्ति के बारे में गहन आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है ना। दिव्य शक्ति ना, एक ऐसा शक्ति जो दिखता नहीं, है ना, देवी शक्ति है भैया, ऐसा शक्ति ईश्वर का शक्ति। एंड ये कैन नॉट बी सीन बट कान बी फेल्ट। इट मीन्स ये कि जिसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। तो भाई ये तो आत्मा की तरह हो गया ना। आत्मा क्या है भैया, आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। मन में है ईश्वर, है ना, ईश्वर कहाँ है, मन में है, यानी कि ईश्वर पर छोड़ दिया, है ना। ये ईश्वर को खुद में देखा, मतलब मन में ही देख लिया ईश्वर को। जिस तरह से आत्मा है ना, आत्मा निराकार है। आत्मा एक मतलब आत्मा एक शक्ति भी है, और ना ही वो दिखता है, वो एक पावरफुल है,
तो इस तरह से होता है। तो यही कहना चाहता है, इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, एक्सप्लेन किया हूँ। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपके बुक में बहुत सारे आपको इस तरह से लाइन मिलेंगे, उनको क्या करना है, करके जाना है, पढ़ के जाना है, रीड करके जाना है, उनकी व्याख्या करके जाना है। ओके, अंडरस्टैंड। इसी तरह आपको देखिए, जब तक आप हिंदी आपको समझ नहीं आएगा, हिंदी ना, तब तक आपको बहुत दिक्कतें होगी, है ना। चलिए, ये आप लोगों को मैंने 2 करवाया, अब मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ वो आप लोगों को ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, साथ में उनका हिंदी भी बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। तो सभी चलिए हम लोग देखते हैं कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 15 मैंने लिया है आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए BEGC 132 है ना, सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, इट मीन्स भारतीय लेखन का चयन, है ना, भारतीय लेखन से चयन एंड सांस्कृतिक विविधता। तो इनका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए 2025 में देना, आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग देखते हैं और इन क्वेश्चन को समझते भी हैं, है ना, हिंदी में क्या कहना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्लेन द टर्म, एक्सप्लेन द टर्म, है ना, Dalit illustrate how the themes of na, Dalit poetry have changed over time. It means दलित शब्द की, जो कि दलित शब्द है ना, तो दलित शब्द की व्याख्या करें, बताइए कि समय के साथ दलित कविता के विषय में कैसे बदल गए, कविता कैसे बदल गई, इनका जो कविता, इनके पोइट्री जो है वो चेंज कैसे हो गए। तो ये वही बताना चाहता है, दलित है तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दलित तो पढ़ेंगे, दलित, दलित, है ना, अंडरस्टैंड। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन सोसाइटी, इट मीन्स भारतीय समाज पर अंग्रेजी भाषा का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहते हैं कि what are the main elements of Sufi poetry, substantiate your answer with examples, it means सूफी कविता के मुख्य तत्व क्या है, अपने उत्तर को उदाहरणों द्वारा क्या करना है, पुष्टि करना है, व्यक्त करना है, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है राइट अ नोट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, है ना। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि पूर्वोत्तर के जो कि साहित्य के बारे में अपनी समझ के, यानी इस नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट के साहित्य के बारे में आपको क्या करना है, लिटरेचर के बारे में आपको क्या करना है, एक नोट बनाना है, क्या बनाना है, एक नोट बनाना है, अंडरस्टैंड। आप क्या समझते हैं उनके बारे में, अपने समझ के अनुसार क्या बनाना है, एक नोट बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन भक्ति एंड सूफी पोएट्स या पोएट्री, इलस्ट्रेट, अंडरस्टैंड। तो इसमें कहना है कि भक्ति और सूफी कवियों या काव्य में क्या समानता है, स्पष्ट करना है, समझ में आ रहा है, स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, है ना, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब इसका मतलब भी समझ जाओ कि भारतीय संदर्भ में अनुवाद के महत्व को समझाइए, किस पर, इंडियन इंडियन इंडियन, है ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारतीय संदर्भ में क्या करना है आपको, यानी कि अनुवाद, है ना, महत्व बताना है, क्या बताना है, भारतीय संदर्भ में अनुवाद के महत्व को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका what are the themes and issues taken up by women in their writing, give examples, यानी कि महिलाओं ने अपने लेखन में कौन से विषय और मुद्दे उठाए हैं, इनके बारे में आपको व्याख्या करना है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 5 के बाद 6 नहीं लिया, मिस्टेक से 6 नंबर मैंने लिखने में छोड़ दिया, मिस्टेक कर लिया, बट ये 6 नहीं, आप समझ लो कि ये 7 ही है, एक छूट ही गया 15 में, यानी एक माइनस कर दो 14 टोटल। चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका
English has a significant social role to play in India. Do you agree? Give reasons for your answer. It means भारत में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप एग्री हैं? एंड अपने उत्तर को कारण सहित, एग्जाम्पल से, रीजन सहित आपको बताना है। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द आइडिया द मैड लवर कन्वे एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पागल प्रेमी का विचार क्या है ना, पागल प्रेमी का विचार क्या व्यक्त करता है, उदाहरण सहित क्या करना है, समझाना है। तो मैड लवर मतलब पागल प्रेमी, पागल प्रेमी, तो इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 11, explain the term silence text with reference to any text that you have read, है ना। यानी कि आपके द्वारा पढ़े गए किसी भी पाठ के संदर्भ में मौन पाठ शब्द के क्या करना है आपको, क्या करना है, साइलेंस्ड टेक्स्ट। तो मौन पाठ के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है, उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, comment on the ghazal as an art form, what is its significance। it means क्या, तो कहना चाहता है कि एक कला के रूप में जो कि गजल पर क्या करना, टिप्पणी करना है। एक कला के रूप में गजल करना, आर्ट के रूप में गजल के बारे में क्या करना है, टिप्पणी करना है, एंड उनके महत्व को भी बताना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। 13 है, can a history of Indian literature be written chronologically, है ना, chronologically, why not। it means आपको ये समझना है कि क्या भारतीय साहित्य का इतिहास कालानुक्रमिक, है ना, क्रोनोलॉजिकली, कालानुक्रमिक रूप से लिखा जा सकता है, क्यों या क्यों नहीं, क्यों लिखा जा सकता है या क्यों नहीं लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स 14 नंबर। 14 नंबर देखिए कि हाउ डज क्या, हाउ डज स्पेविमोचनम एंड ब्रेक, स्पेविमोचनम, स्पेविमोचनम, सैपविमोचनम, स्पेल नहीं, सॉरी, सैपविमोचनम ब्रेक stereotypes, है ना, stereotypes and prevalent myths illustrate। it means देखो इसका मतलब भी समझ जाओ कि 14 नंबर में कहना ये चाहते हैं कि सपवी मोचनम किस प्रकार रूढ़िवादिता और क्या करते हैं, प्रचलित मिथकों और मिथकों को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, है ना, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और प्रचलित मिथकों को क्या करते हैं, इसमें वही पूछ रहे हैं कि जो प्रिवेंट मिथ्स हैं, इनके मिथकों को कैसे तोड़ते हैं। एक बार फिर से आपको मैं समझाता हूँ इनमें से क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ लिया गया क्वेश्चन, बट आपको देख के जाना जरूर। देखो, हाउ डज सैपविमोचनम ब्रेक stereotypes and prevalent myths या myths, है ना, and illustrate, यानी कि सपविमोचनम किस प्रकार रूढ़िवादिता और प्रचलित मिथकों को तोड़ता है, उदाहरण देकर आपको क्या करना है, बताना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है आपका स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लास्ट है, discuss with reference to the text you have studied and some of the themes that women take up in their writing। अंडरस्टैंड, यानी कि आपने जिन ग्रंथों को का अध्ययन कभी भी किया है, जिन ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनके संदर्भ में कुछ भी आपको उनके विषय में कुछ भी आपको क्या करना है, चर्चा करना है, जिन्हें जिन्हें क्या, जिनमें महिलाओं के बारे में, है ना, जिनमें महिलाओं के बारे में आपको लेखन उठाना है, जो लिखना है ना, वो महिलाओं के बारे में आपको बताना है, महिलाओं के बारे में थीम रखना है, महिलाओं के बारे में लिखना है। चलिए, महिलाओं के संदर्भ में, अंडरस्टैंड। तो ये आपका मैंने स्टूडेंट्स 14, ये तो मैंने ऐसे नेक्स्ट आगे बढ़ गया था ना, तो नंबर छूट गया था उसमें। तो टोटल आपका
14 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, इसको जरूर करके जाना एग्जाम में एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक। और चैनल में न्यू है, आपको बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना, कैसा लगा? और आपको और भी कोई डाउट हो, अगर आप बोलेंगे सर प्लीज इसका और भी करवा दीजिए, आंसर आंसर करवा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे, खुद से ढूंढिएगा आंसर, खुद से प्रिपरेशन कीजिएगा। एंड चैनल में न्यू जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ, आप भी सपोर्ट कीजिए। मेरा भी कुछ मकसद है ना, कुछ मकसद है, मेरा भी कुछ टारगेट है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे भी कम से कम अच्छे सब्सक्राइबर मिले, है ना। मैं भी यही चाहता हूँ ना, मुझे अच्छे सब्सक्राइबर मिले। और और तो और अच्छे सब्सक्राइबर के बाद, है ना, घर की सिचुएशन बहुत खराब है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी सिचुएशन सही होगा। मैं फिर डिजिटल बोर्ड में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। पिताजी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बताते हैं, बेस्ट ऑफ लक। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ, जो आप डाउनलोड कर लेंगे। बट देखिए मैं सभी पीडीएफ में देखो मैं सभी पीडीएफ में क्या करके रखा हूँ, याद रखना, सभी पीडीएफ में मेरा नाम ये लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है, तो इसमें भी पासवर्ड लगा हुआ है ना। चलो अब हम लोग जाते हैं, जाने से पहले बोलो मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.